मैं गुंजन नंदा, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आपके समक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी माननीय श्री सुनील कुमार वर्मा जी उपस्थित है, जो अपने अनुभव को 2 साल का जो हमारा कॉरिडोर बना है उसके अनुभव को आपको एक संदेश देंगे। और वर्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुछ प्रश्न हमारे हैं जिसके उत्तर के माध्यम से हमारा जनमानस ये जान पाएगा कि हमारी योजना क्या है या 2 साल का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा। तो आपसे हमारा पहला ये प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में काशी विश्वनाथ धाम की क्या महत्ता है? हाँ, सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आपने एक बड़े मंच पे इस तरह से इन चीज़ों का जिज्ञासा रखी है। मैं जितने भी दर्शक हैं या जितने भी इस चैनल को देखेंगे जुड़े हैं, सबको मैं ढेर सारे शुभकामनाएं भी हैं और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर को एक चर्चा का विषय बना रहे हैं और इसको संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारी संस्कृति है वहाँ तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस न्यास से जुड़े थे तो वहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। तो न्यास एक ऐसी परिषद है जिसमें कि सभी लोगों की बराबर की सहभागिता होती है। न्यास का मतलब यही होता है, जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो व्यवस्था को देख रहे हैं वो समान ही होते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी व्यवस्था से लोग जुड़ते हैं तो व्यवस्था और बढ़िया होती चली जाती है। तो लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पूरे न्यास परिषद के लिए खुशी की बात है। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो एक कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, पूरा धाम बन के तैयार हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है, कल्पनीय है। और जो नव्य भव्य बनारस की परंपरा है उसको शुरुआत कर रहा है। एक तरह से हम कहें कि वो शुरुआत है कि इस तरह से धाम की कल्पना जिस तरह से की गई और वो यथार्थ में साकार की गई, अपने आप में बड़ी है। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में महनीय है, महत्वपूर्ण है। वर्मा जी, एक बात ये है कि जो काशी विश्वनाथ धाम है उसके निर्माण में जो सहभागिता रही है सबकी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्री काशी विश्वनाथ धाम की जब परिकल्पना की गई तो उसमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि आगे आने वाले सालों में कैसे इस धाम को बेहतर बनाया जाएगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, कैसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं थी। इन सब चीज़ों की परिकल्पना की गई। जो आधुनिक सुख सुविधाएँ थी उनको ध्यान में रखा गया। प्लस ये भी ध्यान में रखा गया कि लागत और तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसा ना हो कि जो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए चीज़ों के हाथों से, तो उनको ध्यान में रख के इसको बनाया गया। इसमें मुख्य जो बिंदु में थे वो श्रद्धालु ही थे। पूरे धाम की परिकल्पना के मुख्य बिंदु श्रद्धालु थे। उन्हीं को देख करके आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ हमारे धार्मिक क्रियाकलापों की बेहतर व्यवस्था हो सके, ये सबसे बड़ी चीज़ थी जिसको हम लोगों ने रखा। और इसमें सहभागिता में अगर हम बात करते हैं तो न केवल प्रशासनिक व्यवस्था गवर्नमेंट सरकार द्वारा, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य तमाम संस्थाओं द्वारा, एवं श्रद्धालुओं और जो हमारे स्थानीय नागरिक, उनकी भी सहभागिता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अगर किसी स्थान पर कोई कमी होती तो ये धाम पूर्ण होने में समय लगता। ये समय पर समयबद्ध तरीके से सबके सहयोग से पूर्ण किया गया। अच्छा वर्मा जी, आप एक आपके कुशल संचालन में इस समय पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर में इतने दर्शनार्थी आके दर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें इजी गोइंग चल रही हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कठिनाई भी आती होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कठिनाई नहीं आती होगी। तो जो हमारा दिन पे दिन जो दर्शनार्थी हमारे इतने बढ़ रहे हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? निश्चित रूप से धाम का संचालन एक अलग व्यवस्था है जिसको हम लोग अलग से देखते हैं। जब हम प्रशासनिक गतिविधियों को करते हैं तो संचालन हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें थी। एक तो धाम का निर्माण था और उसके बाद की संचालन की व्यवस्था थी। निर्माण की अपनी चुनौतियां थी जिनको अपने स्तर से निपटना था। निर्माण के उपरांत, जब पहली इनागुरेशन के उपरांत जब धाम संचालन हुआ तो उसके बाद श्रद्धालुओं से संबंधित या जो हमारे मेन दर्शन से संबंधित चुनौतियां थी वो थी। उनको एक एक करके हम लोगों ने पूरी टीम को सशक्त किया, बैठे और विचार किया, सभी स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया और फिर उनको लागू किया। इस पूरी व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वो जो मंदिर है, और मंदिर के बाद अगर है तो पूरी केंद्र बिंदु श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोग विचार करते हैं, कमेटी के साथ बैठते हैं,
साथ ही साथ जो शहर के सम्मानित नागरिक उनसे भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो एक्सपर्ट एजेंसी, उनसे भी राय लेते हैं। दर्शन के लिए बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए लगातार हम लोग 24 आवर टीम को भी लगाते हैं, मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ आधुनिक तकनीकियों का भी सहारा लिया हमने, जैसे कैमरे लगाए हैं, कंप्यूटर का सहारा लेके हम कुछ ऑनलाइन व्यवस्थाएं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों हमने करके इस व्यवस्था को बेहतर बनाया है। तो वर्मा जी, एक चीज़ और है कि जो काशी विश्वनाथ धाम का जो क्षेत्रफल है और जो उसका निर्माण है, उसमें कितना खर्च आया होगा कुछ? हाँ, इस पूरे धाम को अगर हम पूर्व से और वर्तमान में अगर करते हैं तो पहले मंदिर करीब 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फुट में हुआ करता था। आज ये संख्या हम पूरा धाम बढ़ के लगभग 5 लाख स्क्वायर फुट में हो गया है। इसमें मुख्य रूप से जब निर्माण किया गया तो एक तो लैंड एक्वायर की गई, जो कि एक मेजर टास्क था, बड़ा काम था कि कैसे पूरे धाम के लिए ज़मीन को क्रय किया जाए। उसके बाद निर्माण का था। तो निर्माण में हमने बेसिकली ज़्यादातर चीज़ों को फैसिलिटी के रूप में रखा है। वो फैसिलिटी है, वो चाहे वो श्रद्धालुओं के लिए यात्री सुविधा केंद्र हो, बैठने के स्थान हो, या मंदिर परिसर का क्षेत्र हो, या अन्य कोई ऐसी सुविधाएं जो धार्मिक गतिविधियों से ही रिलेटेड, इन सबको रखा। तो ऐसे करीब 34 छोटी मोटी बिल्डिंग और जब बनाई गई, तो पूरे अगर धाम की बात करें तो ये निर्माण प्लस लैंड का करीब 900 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा संचालन और तमाम चीज़ें, ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ लगती हैं। अच्छा, एक बात और है कि जब हमारा कॉरिडोर नहीं बना था तब की व्यवस्था और कॉरिडोर के बनने की जो बाद की हमारी व्यवस्था है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? अगर हम दोनों धाम की बात करें, धाम बनने से पूर्व और धाम बनने से बाद पहले की व्यवस्था, तो उसमें तो मैं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुआ करती थी, कम श्रद्धालु आते थे। अब श्रद्धालुओं की संख्या करीब 10 गुना बढ़ गई, पूर्व श्रद्धालु। साथ ही साथ कुछ नए ट्रेंड भी सेट हुए। पहले स्थान कम होता था, लोग कंजेशन की वजह से नहीं जाते थे, या तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से नहीं जाना पसंद करते थे। दूसरा, बाहर के लोग कम आते थे, लोकल लोगों का भी उतना वो नहीं होता। तो अब वो सब चीज़ें फिर से जुड़ी हैं, तो करीब 10 गुना तो श्रद्धालु बढ़े। साथ ही साथ अन्य जो व्यवस्थाएं थी उसी हिसाब से बढ़ाई गई। तो ये एक पूर्व की और वर्तमान की अगर हम बात करते तो वो ज़मीन आसमान का अंतर है, उसको उसकी तुलना नहीं कर सकते वर्तमान समय में। तो ये जो श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो निर्माण है, उसकी परिकल्पना कैसी हुई? ये हम लोगों ने बता रहा हूँ, जैसा कि शुरुआत इसकी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था जिसमें उन्होंने देखा था कि कैसे बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर को और गंगा के बीच में एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि श्रद्धालु जल भर के सीधे बाबा पे अर्पण कर सके। ये एक उनकी परिकल्पना थी। उस परिकल्पना को सभी एजेंसियों ने मिल करके साकार किया, और धीरे धीरे उसको समय के साथ और उसमें चीज़ें बढ़ती रही। ऊपर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कुछ विजन और कुछ दिशा निर्देश थे वो थे, साथ साथ अन्य जो एजेंसी थी या अन्य जो स्टेक होल्डर थे उनके द्वारा बताया गया। तो एक परिकल्पना शुरू से ही मोटी और क्लियर था कि श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ मंदिर के बीच में एक बेहतर रास्ता बनाया जाए, जिससे कि लोगों का आने जाने में सुविधा ना। और एक बात ये भी है कि जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो कुछ भूमि अधिकृत की गई थी, जिसमें बिना विवाद के भूमि का जो है मतलब अधिग्रहण कैसे संभव हो पाया? नहीं, ये तो एकदम निश्चित रूप से है कि जब हम लोग निर्माण कार्य कर रहे थे तो हमने करीब 350 परिसंपत्तियाँ खरीदी। तो ये उसमें घर भी थे, लोगों के मंदिर से संबंधित प्रॉपर्टी थी, मठ से संबंधित प्रॉपर्टी थी। तो इनसे और इसमें करीब 1100 लोग प्रभावित हो रहे थे। 1100 लोगों से डायरेक्ट हमारा टच था, और अगर उनके स्टेक होल्डर तो करीब 1500 से 2000 लोग प्रभावित हो रहे थे। तो एक मेजर एरिया था जहाँ पे हम लोगों की बातचीत और तमाम, तो कई बार चुनौतियाँ ज़रूर आई, लेकिन जितने लोग थे, टीम थी, सशक्त मिल के काम किया। और इस धाम की एक खूबसूरती भी यही है कि बिना कोई विवाद के हम लोगों ने इस पूरे धाम को सकुशल संपन्न करा लिया और समयबद्ध तरीके से करा लिया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो निर्माण के बाद जो दर्शनार्थियों की संख्या है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, धाम के बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। करीब आज अगर हम तब की बात करते हैं, धाम के बनने से पूर्व, तो 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु आते थे। अब नॉर्मल दिनों में वो 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। वीकेंड पे और त्यौहार पे ये ट्रेंड और बढ़ा है, उसमें श्रद्धालु और ज़्यादा संख्या में आते हैं।
तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो आज से 5 से 7 गुना श्रद्धालु बढ़ गए। और ये केवल श्रद्धालु ही नहीं बढ़े, बाकी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार से गुणात्मक वृद्धि हमको करनी पड़ी ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो किसी प्रकार की। तो जो श्रद्धालुओं की जो दर्शन की जो व्यवस्था है उससे आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? देखिए, जब कोई किसी संस्था में आप रहते हैं और किसी व्यवस्था को बनाते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में सुधार की हमेशा ज़रूरत रहती है। बट वर्तमान जिस व्यवस्था को आप करते हैं उसको लागू करते हैं और उससे अगर ज़्यादातर लोग संतुष्ट होते हैं तो उस व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। हम लोग धीरे धीरे उसमें सुधार भी कर रहे हैं, गुणात्मक सुधार भी करते हैं और साथ साथ जो व्यवस्था को बनाया उस पर दृढ़ रह करके उसको और अच्छा कराते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था की है वो संतोषजनक है। हम हालांकि उसमें सुधार के अभी भी अवसर मौजूद है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, पूरी न्यास की टीम बैठती है, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठते हैं, हमारे जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं उनके साथ बैठते हैं टीम। तो कुल मिला के हम तकनीकी के और उन सब चीज़ों को मिला के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का लगातार प्रयास करते हैं। ये कोई स्थायी नहीं है कि ये कोई एंड पॉइंट हो कि यहाँ पे जाके हम मान लें कि अब सैचुरेट हो गए, तो ये लगातार सुधार आवश्यक। एक प्रश्न ये भी है कि जैसे कोई भी संस्था या ट्रस्ट होता है तो वो जो है कोई ना कोई अपना सेवा प्रकल्प जरूर चलाता है। तो क्या काशी विश्वनाथ जो मंदिर है हमारा, उनका भी कोई आपका सेवा प्रकल्प चल रहा है या भविष्य में उसकी कोई योजना है? नहीं, हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से तमाम सर्विसेज पहले भी करते रहे, समाज सेवा और बाकी चीज़ों में ध्यान देते रहे। कई बार हम कम्बल वितरण से लेके इवन कोविड काल में, चाहे वो अन्न क्षेत्र चलाना हो या हमने दवाइयों के वितरण किया हो। इसके अलावा भी हमारा रेगुलर अन्न क्षेत्र भी चलता है। साथ ही साथ हम अन्य विद्यालयों के लिए भी समय समय पर चीज़ें देते रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए हम लगातार व्यवस्था करते हैं। कई बार हम बाहर अपने क्षेत्र से बाहर भी निकल के व्यवस्थाएं करते हैं। तो हमारा प्रकल्प तो चलते रहते हैं और साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, ज़्यादातर लोग जुड़ते हैं और ज़्यादातर दान या चीज़ें बढ़ती हैं, तो हम तो समाज सेवा ही करने आते हैं। अंतिम उद्देश्य न्यास का यही है कि सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों। अच्छा, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन 3 से 4 महीने का होने वाला है, तो उसमें देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। तो जब कोई उधर से यहाँ आता है तो उसका पहले जाता है कि मुझे काशी विश्वनाथ भी जाना है दर्शन के लिए। तो देश भर से लोग यहाँ पर भी आएंगे और अधिक संख्या में आएंगे। तो उनके लिए जैसे रहने की, ठहरने की या कोई ऐसी उचित व्यवस्था क्या काशी विश्वनाथ मंदिर कुछ कर रहा है, देख रहा है? क्या है इसका, कुछ योजना बना रखी है? अभी तो जो है परिकल्पनाएं चल रही वहाँ पे किस तरह से कराना है, और वो मेन सभी का फोकस अयोध्या पे है। कोई भी अयोध्या की दूरी यहाँ से ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि सभी श्रद्धालु यहीं आ जाएंगे, यहाँ से अयोध्या जाएंगे। बाकी हमारी अपनी व्यवस्था है, शहर की इतनी क्षमता है कि शहर आज जो वर्तमान में श्रद्धालु से दुगने भी आ जाते तो शहर को करने की क्षमता है यहाँ पे बेहतर। हमारी जो मेन व्यवस्था उस दौरान होगी वो मंदिर में दर्शन कराने की होगी। जी जी। तो वो हम जिला प्रशासन और बाकी पुलिस प्रशासन इनसे सबसे मिल करके, जो बाहर की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन देखता है, मंदिर के अंदर की व्यवस्था हम लोग देखते हैं, और हम उसमें कैपेबल हैं कि हम उनको बढ़िया से बढ़िया दर्शन कराएंगे। एक भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का क्या अवदान है? निश्चित रूप से जब कोई इस तरह की संस्था होती है और वो भी एक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई संस्था हो, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो बातें हैं वो पूरे भारतीय संस्कृति जगत में एक महत्व रखती हैं। और समय समय पर ऐसे विद्वान भी रहे हैं जिन्होंने इस तरह की बातों को रखा है। चाहे वो वर्तमान में ही अगर देख लें तो हमारे न्यास अध्यक्ष है वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है, अन्य जो सदस्य हैं वो भी विद्वान है। तो एक साथ ही साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई उनसे, चाहे वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो या अन्य ऐसी संस्थाओं को जोड़ के रखा गया। तो एक बड़ा स्टेक होल्डर है काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इस क्षेत्र में, और न्यास लगातार अपनी गतिविधियों को करता भी है। अभी हम चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक उन्नयन के लिए लोगों विद्वानों को जोड़ने के हो, हमारे साथ अभी अगर हम बात करें विगत कुछ दिनों की, तो 5-6 महीने में लगातार कुछ शास्त्रार्थ की, कुछ ज्ञान की चर्चाएं होती रहती है। इसके अलावा भी बड़े बड़े मंचों पर जा कर के इस तरह की बातचीत होती है। साथ ही साथ वाराणसी में भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद का अपना अलग स्थान है, जो बाकी विद्वानों के साथ तालमेल करके चीज़ों को बेहतर बनाती है। तो कुल मिला के इतनी बड़े ज्योतिर्लिंग से न केवल पॉजिटिव चीज़ें और तमाम ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनको जोड़ा जाता है संस्कृति में, बल्कि यहीं से कुछ ऐसी अवधारणाएँ भी शुरू होती हैं जिनको आगे स्वरूप लेती है पूरे भारतवर्ष में।
लोकार्पण के बाद कोई और भी जो 2 सालों में कोई कार्य इसका शेष रह गया है? नहीं, मेन चीज़ तो ये है कि धाम की परिकल्पना जो थी वो लोकार्पण के समय पूर्ण की गई। बाकी चूँकि ये एक ऐसी संस्था है, लाइव संस्था हम इसको बोले, जो श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है। यहाँ रोज़ नए प्रकार के श्रद्धालु आते हैं, नए प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न होती, तो ये रेगुलर काम चलता रहता है। लेकिन मुख्य वर्ग जो है, चाहे वो जिसको हम कहें कि निर्माण वर्ग है, सिविल वर्ग, वो लगभग पूर्ण हो चुका है। उसमें कहीं की प्रकार की कोई कमी नहीं। बाकी यहाँ सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो हम रेगुलर काम करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नई चुनौतियाँ करती होती हैं जिनको हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको।